नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पे आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। उसमें हमें बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखने होते हैं और इंग्लिश में लिखने होते हैं। तो कई बच्चों को जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखने में परेशानी आती है, तो उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें हमने यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जो सेंटेंस है वो कैसे बनाना चाहिए, या फिर किसी भी पाठ का जो समरी है उसको लिखते समय सेंटेंसों को कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें आपका यहाँ पे पहले लिखा गया है कि पहले ना आपको जो कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसमें ना पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी काम को करने वाला। जो व्यक्ति काम को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, काम को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या कौन हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं यही सब्जेक्ट का स्थान लेते हैं। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में कुछ लिखना चाहते हैं, तो वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद इंग्लिश में वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होते हैं वो दोनों मिलकर एक टेंस बनाते हैं, और टेंस जो होता है वो एक क्रिया के होने को बताता है। ठीक है, क्रिया का करना या होना वर्ब है। ठीक है, वर्ब के अंदर हमें कार्य का, क्रिया का पता चलता है, जैसे पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना। अधिकतर वर्ड जिनके पीछे ना आता हो समझ लो वो आपका वर्ब है। ठीक है, तो अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वर्ब जरूर प्रयोग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, और जो वर्ब होते हैं वो आपका जो टेंस है वो टेंस बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और टेंस ही नहीं, इसके अलावा मॉडल्स, एक्टिव, पैसिव भी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो मॉडल्स होते हैं वो भी सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं, टेंस भी है ये भी मदद करते हैं। ठीक है, तो वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से मॉडल्स और टेंस बनाने में मदद मिलती है, और मेन वर्ब में से पता चलता है कि जो मुख्य क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है उसमें मुख्य क्रिया क्या कर रहा है। उसके बाद जो है हमें सेंटेंस में ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है, सब्जेक्ट ने जो कार्य किया है यानी जो एक्शन किया है, एक्शन एक वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया है उसका असर जिस पे पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कर्म। तो जिस वस्तु पे काम का असर पड़े, जिस वस्तु पे काम का असर पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये भी आपका नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पे काम का असर पड़ता है। ठीक है, तो हमें कोई भी जो सेंटेंस है उसमें तीन चीज़ें या ये दो चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होते तब भी सेंटेंस बनते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अधिकतर रहते हैं। फिर आपका एक वर्ब जरूर रहता है। ठीक है, बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। जब हम वस्तु के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमने एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं कि आई किक द बॉल, कि मैंने एक गेंद पर लात मारी। ठीक है, तो आई माने मैं यानी सब्जेक्ट हो गया, और किक माने लात मारना, ये क्रिया वर्ब हो गया, और इसके लात मारने का असर किस पे पड़ेगा? बॉल पे। तो बॉल पे इसका असर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ने जो कार्य किया उसका असर किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे पड़े तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेंटेंस जो लिखा जाता है इंग्लिश में उसके अंदर जो है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जरूर होता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तभी चल जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर रहता है, इतना तो मिनिमम रहता ही है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो मैनर, मतलब मैनर, इसके बाद हम जो काम करने का यानी जो वर्ब है, वर्ब को काम करने का मैनर, मैंने मैनर की बात करते हैं ना, ढंग की। ठीक है, ये कार्य करने का ढंग और तरीका बताता है। इसके बाद हम प्लेस का नाम लिख सकते हैं,
फिर प्लेस में मतलब बस मतलब किसी स्थान का नाम ही लिखते हैं। और फिर समय में फिर हम काम करने का समय लिखते हैं टाइम। और फिर रीज़न मतलब कारण, मतलब काम करने के कारणों को लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी आपको पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर काम करने का तरीका या ढंग लिखते हैं, फिर हम कार्य का स्थान, कार्य का समय और काम करने के कारण या रीज़न को मतलब लिखा जाता है सेंटेंस में। तो ये इतने की मदद से सेंटेंस लिखे जाते हैं। ठीक है, और भी एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे कि ऊपर हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब में से अगर हम हु का प्रश्न करें, हु माने कौन, तो वो आपको सब्जेक्ट की सूचना दे देता है। ठीक है, व्हाट माने क्या, ये मतलब एक्शन का बता ही देता है। वो माने किसको, ये आपको ऑब्जेक्ट की सूचना देता है। हाउ माने कैसे, ये काम करने के तरीका की सूचना देता है। वेयर माने कहाँ, ये प्लेस की जानकारी देता है। व्हेन माने कब, ये समय की जानकारी देता है। वाई माने क्यों, ये रीजन की जानकारी देता है। तो अधिकतर सेंटेंस में इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने से आपको मिल जाएंगे। हु, व्हाट, वोम, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, ऐसे करके हम सेंटेंस में सभी को, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, एडवर्ब ऑफ मैनर को, प्लेस को, टाइम को, रीजन को, ये सबको ढूंढ के सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें लिखा है हम एक सेंटेंस लिखे हैं जिसमें हम ये लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि मैंने चाकू से सब्जी काटी। मैंने चाकू से सब्जी काटी। आप पहले सेंटेंस के टुकड़े कर लो और उसमें कोशिश करो कि सभी सब्जी मतलब सभी टुकड़े करो, टुकड़े करके पता करो कि इसमें किसकी बात हो रही है। तो इसमें अपनी बात हो रही कि मैंने, इसमें सब्जेक्ट हुआ मैंने की इंग्लिश हुई आई के बाद हम लिखेंगे यहाँ से वर्ब। ये वर्ब क्या है, काटना, यानी काटी, काटना। तो काटने की इंग्लिश होगी कट। तो काटा, काटी, ये सब सेकंड फॉर्म होते हैं, तो सेकंड फॉर्म कट का कट ही आएगा। ठीक है, फिर काटी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या काटी है। तो काटने का असर किस पे पड़ेगा, सब्जी पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जी को लिख देंगे वेजिटेबल्स। तो आई कट वेजिटेबल्स। और कैसे काटी है, तो सब्जी चाकू से काटी है, तो लिख देंगे आई कट वेजिटेबल्स विद नाइफ। ठीक है, तो जब हम कोई उपकरण का प्रयोग करते हैं तो या तो बाय नाइफ भी लिख सकते हो या विद नाइफ, तो ज़्यादातर अच्छा विद नाइफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा बना जिसमें आपका जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो आई हुआ, काटी का वर्ब यानी कट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट यानी वेजिटेबल हुआ, फिर ये काटने का तरीका हुआ, तो ये हुआ बाय नाइफ या विद नाइफ। ठीक है, अब अगला है जैसे मैंने या फिर मैं दिल्ली में सुबह चावल बेचे, या मैंने दिल्ली में सुबह चावल बेचे। मैंने कर लेंगे यहाँ पे, मैंने दिल्ली में सुबह चावल बेचे। तो मैंने का हो जाएगा आई, अब बेचे का इंग्लिश हो जाएगा सोल्ड। ठीक है, सोल्ड माने बेचे, एक की आवाज़ आ रही है आखिरी में, तो ये पास्ट टेंस हुआ, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बेचे, चावल बेचे, तो आप ये लिख दो राइस। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि सुबह बेचे हैं और दिल्ली बेचे हैं। ठीक है, तो अब आपको प्लेस का नाम पहले लिखना है, तो आप लिख सकते हो आई सोल्ड राइस इन दिल्ली, फिर समय आप बाद में लिख देंगे इन द मॉर्निंग। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप समय को पहले और प्लेस को बाद में भी लिख सकते हो। तो आई सोल्ड राइस इन द मॉर्निंग इन दिल्ली, तो ये भी ठीक है। नहीं तो आप लिख सकते हो आई सोल्ड राइस इन दिल्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इससे हम कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं और उसकी मदद से हम जो अपनी परीक्षा है वो अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने भी आपको बताया ये आपको हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।